बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था। इसमें हमने सेल का जो है स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आज हम फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल। सो व्हाट इज़ द फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल? दिस सिस्टम विल मेक द सेल अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है ये 5 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करके अपने आप को जो है अलाइव रखता है, ज़िंदा रखता है। ठीक है, सेल जो है ये 5 मेजर फंक्शन परफॉर्म करके अपने आप को अलाइव रखता है, ज़िंदा रखता है। ये कौन कौन से फंक्शन है जी? एंडोसाइटोसिस, डाइजेशन इन लाइसोसोम, सिंथेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर बाय एंडोप्लाज्मेटिक कॉलम एंड गोल्गी apparatus, पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल एंड लोकोमोशन ऑफ सेल्स। ठीक है, ये 5 मेजर फंक्शन परफॉर्म करके सेल अपने आप को जो है अलाइव रखता है। अब जो है हम एक एक फंक्शन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी एंडोसाइटोसिस। सो व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड द साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो है इधर जब सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जब मॉलिक्यूल जाके अटैच होंगे तो उसके नतीजे में सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी और एक फैगोसाइटिक या पाइनोसाइटिक वेजिकल बनेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस की जो है ज़रूरत क्यों पड़ती है सेल को? देखें, जिस तरह एक कंट्री दूसरे कंट्री से तिजारत करता है और कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता है, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, इस तरह ये सेल भी अपने सराउंडिंग के साथ, अपने सराउंडिंग फ्लूइड, अपने इंटरस्टिशियल स्पेस से, अपने पड़ोस से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और कुछ मॉलिक्यूल को जो है बाहर भेजते हैं। ठीक है, ये देखें, अगर सेल को ज़िंदा रहना है तो इसको अपने पड़ोस यानी इर्द गिर्द से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स और मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी एंडोसाइटोसिस। अच्छा, एंडोसाइटोसिस फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, पाइनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। व्हाट इज़ पाइनोसाइटोसिस? पाइनोसाइटोसिस इज़ अ ड्रिंकिंग ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड और स्मॉल पार्टिकल इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड व्हाट इज़ फैगोसाइटोसिस? फैगोसाइटोसिस इज़ द इंजेक्शन ऑफ लार्ज सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाइनोसाइटोसिस की डिटेल को। देखें, इधर कोई स्मॉल जो है प्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है, आके जो है ना सेल मेम्ब्रेन पे जाके अटैच होंगे। ठीक है, जिस जगह पे अटैच होंगे उस सरफेस को हम कहेंगे जी कोटेड पीट्स। ठीक है, रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अटैच आर नाउन एज कोटेड पीट्स। ठीक है, और इन रिसेप्टर्स के बिल्कुल नीचे का जो एरिया होगा उस एरिया को हम कहेंगे जी क्लेथरिन। ठीक है, क्लेथरिन क्या है जी? क्लेथरिन एक लेटिस वर्क है। किस चीज़ का लेटिस वर्क है जी? फेब्रिलर प्रोटीन का। ठीक है, इट इज़ अ लेटिस वर्क ऑफ फेब्रिलर प्रोटीन इन द इज़ कॉल्ड क्लेथरिन। ठीक है, जब ये जो है प्रोटीन, स्मॉल प्रोटीन पार्टिकल जब इस रिसेप्टर पे जाके अटैच होंगे यानी कि कोटेड पिट्स के ऊपर जब अटैच होंगे, जैसे अटैच होंगे उसके नतीजे में जो है मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इधर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है मार्जिन पे जो है कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इधर फाइनली देखें एक वेजिकल जो है, एक पाइनोसाइटिक वेजिकल जो है अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ जो है मूव कर गई है। ठीक है, अच्छा, इधर एक 2 पॉइंट याद रखने वाले हैं। दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, पाइनोसाइटोसिस के लिए सेल को एनर्जी चाहिए होती है, किस फॉर्म में जी? एटीपी फॉर्म में। और इसके अलावा नंबर 2 ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आल्सो रिक्वायर कैल्शियम आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फॉर कंट्रैक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट टू प्रोवाइड फोर्स ऑफ पिंचिंग ऑफ वेजिकल्स। ठीक है, इन वेजिकल्स को सेल मेम्ब्रेन से डिटैच करने के लिए सराउंडिंग फ्लूइड में कैल्शियम आयन्स का भी होना ज़रूरी है, ताकि वो कैल्शियम आयन जो है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को जो है एक फोर्स प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, उस फोर्स को कहते हैं जी पिंचिंग फोर्स। वो फोर्स जो है इस वेजिकल को इस सेल मेम्ब्रेन से जो है डिटैच कर देगी और जो है वेजिकल जो है साइटोप्लाज्म की तरफ जो है मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पाइनोसाइटोसिस। अब हम डिस्कस करते हैं जी फैगोसाइटोसिस। व्हाट इज़ फैगोसाइटोसिस? फैगोसाइटोसिस इज़ द इंजेक्शन ऑफ लार्ज सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, दिस इज़ द फैगोसाइटोसिस। हमारी बॉडी में कौन से सेल जो हैं फैगोसाइटिक रोल प्ले करते हैं? ठीक है, हमारे ब्लड सेल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, इसके अलावा टिश्यू मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये फैगोसाइटिक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फैगोसाइटोसिस इज़ इनिशिएटेड व्हेन अ फॉरेन एजेंट, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, डेड सेल और टिश्यू डेब्रिस कम इन कंटैक्ट विद द फैगोसाइट। ठीक है, देखें, ये हमारी है जी ब्लड वेसल। ठीक है, इस ब्लड वेसल के इर्द गिर्द जो टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर जैसे ही कोई बैक्टीरिया आया है तो यहाँ से मोनोसाइट ब्लड वेसल से थ्रू डायबिटीज मूव करेगा और इस जो है टारगेट साइट तक आएगा, इस बैक्टीरिया की तरफ। इस बैक्टीरिया की तरफ आएगा और इस बैक्टीरिया को जो है ये न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट जो है इसको जाके इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी फैगोसाइटोसिस। ठीक हो गया।
इसमें एक और टर्म यूज़ करते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। व्हाट इज़ ऑप्सोनाइजेशन? ऑप्सोनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है जी? थ्रू विच अ पैथोजन इज सेलेक्टेड फॉर फेगोसाइटोसिस। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे ही यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आया, ठीक है, उस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई टॉक्सिन होगी या कोई एंटी जीन होगी उस बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। तो उस एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। फिर हमारी एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया के एंटीजन पे जाके अटैच होगी। जैसे ही अटैच होगी तो फिर वो एंटीबॉडी जो है उस बैक्टीरिया को जो है न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट से जो है फेगोसाइटोस करवा देगी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी ऑप्सोनाइजेशन। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने उर्दू में लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को जो है आसानी से समझ आ जाए। जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दाखिल होता है, इस पर लगी एंटीजन, ज़ाहिर सी बात है बैक्टीरिया के ऊपर एक मखसूस किस्म की टॉक्सिन या एंटीजन लगी होगी, तो उस एंटीजन के खिलाफ हमारा बॉडी जो एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ठीक है। फिर वो एंटीबॉडी क्या करेगी? वो एंटीबॉडी उस एंटीजन के ऊपर के साथ जुड़ती है और जुड़ के उसको जो है फेगोसाइटोस करवा देती है। किससे? न्यूट्रोफिल से या मोनोसाइट से। तो ये सिंपल प्रोसेस है जी फेगोसाइटोसिस का, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं जी फंक्शन नंबर 2। अब हम डिस्कस करते हैं जी डाइजेशन बाय लाइसोसोम। लाइसोसोम किस तरह डाइजेशन करते हैं जी, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया है कि जब पैनोसाइटिक वेजिकल या फेगोसाइटिक वेजिकल साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करता है, कम इनसाइड द सेल, देन लाइसोसोम बिकम अटैच। फिर लाइसोसोम जो है उनके साथ अटैच हो जाते हैं विद देम एंड रिलीज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनसाइड द वेजिकल। देन दिस वेजिकल इज नाउन एज डाइजेस्टिव वेजिकल बिकॉज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड अदर सब्सटेंसेस इनसाइड द वेजिकल। ठीक हो गया। ये देखें, जब मैंने अभी आपको डिस्कस कराया कि जब जो है फेगोसाइटिक और जो है पाइनोसाइटिक वेजिकल सेल के अंदर मूव करेगा, ये जी सेल, ठीक है, यहाँ से फेगोसाइटिक वेजिकल जो है ना या पाइनोसाइटिक वेजिकल सेल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। जब ये मूव करेगा तो इसके साथ जो है ना ये पड़ा है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम एक साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसके साथ जाके अटैच होगा तो इसके अंदर जो है ना अपने एंजाइम जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो रिलीज़ कर देगा। जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज़ करेगा तो इस लाइसोसोम के अंदर इस जो है पाइनोसाइटिक या फेगोसाइटिक वेजिकल के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो है डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब डाइजेस्ट होंगे तो फिर उस वेजिकल को हम कहेंगे जी डाइजेस्टिव वेजिकल, ठीक है। तो फिर जब ये डाइजेस्ट हो जाएंगे उसके नतीजे में जो है एंड द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन और अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड फास्फेट मॉलिक्यूल। जब ये डाइजेस्ट हो जाएंगे तो उसके नतीजे में जो जब डाइजेस्टिव वेजिकल के अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या फास्फेट मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, वो जो है डिफ्यूजन के थ्रू इस सेल से जो है मूव आउट कर जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर जो ये जो है वेजिकल बचेगी, इस वेजिकल को हम कहेंगे जी रेजिडुअल बॉडी, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड फास्फेट मॉलिक्यूल विच कैन डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ वेजिकल एंड रिमेनिंग वेजिकल इज कॉल्ड रेजिडुअल बॉडी इज फाइनल एक्सीडेड बाय द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। कोई वेजिकल जो है हमारी बॉडी के अंदर मूव किया है, पैनोसाइटिक वेजिकल या फेगोसाइटिक वेजिकल, उसके साथ जो है लाइसोसोम जाके अटैच होंगे और लाइसोसोम अपने जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर रिलीज़ कर देंगे। जब एंजाइम रिलीज़ करेंगे तो ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को जो है डाइजेस्ट करके उसको ग्लूकोज और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। फिर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो है इस वेजिकल से जो है बाहर की तरफ मूव करेंगे। फिर इस डाइजेस्टिव वेजिकल को हम कहेंगे जी रेजिडुअल बॉडी। फिर ये रेजिडुअल बॉडी जो है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है सेल से जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल के अंदर दाखिल होना, एक्सोसाइटोसिस यानी कि सेल से बाहर, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम? नंबर 1 है जी रेग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जी रेग्रेशन क्या है जी? कोई चीज़ अगर अपनी हद से बढ़ जाए तो लाइसोसोम कहते हैं नहीं जी अपनी औकात में आओ, वापस आओ। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ रिग्रेशन? रिग्रेशन इज़ द एक्ट ऑफ गोइंग बैक, वापस जाना। किस हालत में? टू इट्स प्रीवियस प्लेस, अपनी जगह पे वापस जाना। कोई चीज़ अगर सेल में जो है अपने आप को जो है साइज़ में इंक्रीज़ कर रही है या किसी चीज़ का जो है वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको जो है लाइसोसोम जो है उसको अपनी वापस ओरिजिनल प्लेस पे जो है लेके आते हैं, प्रीवियस प्लेस पे लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्रस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूट्रस है फीमेल का वो साइज़ में बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद यूट्रस जो है
लाइसोसोम जो है ये यूट्रस को अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आते हैं। सेम इसी तरह जब जो है डिलीवरी होती है बेबी की, तो उस वक्त जो है मदर की जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनका साइज़ भी इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और फिर जो है जैसे ही इनका साइज़ इंक्रीज़ करता है, जब जो है बेबी की जो लैक्टेशन का प्रोसेस है, जो बेबी को दूध पिलाने का प्रोसेस ख़त्म होता है मदर की तरफ से, उस वक्त जो है मेमरी ग्लैंड्स को अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे भी लाइसोसोम लेके आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रिग्रेशन। इसके अलावा रिमूवल ऑफ डैमेज सेल, इसको हम कहते हैं जी ऑटोलाइसिस, ठीक है। यानी कि अगर सेल का कोई सा डैमेज हो गया है, ठीक है, उसको भी जो है ये डाइजेस्ट कर जाते हैं लाइसोसोम। इसके अलावा ऑटोफेगी हम कहते हैं सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। अगर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया या कोई भी वार्न आउट ऑर्गेनेली जो है सेल के अंदर मौजूद होगी, तो लाइसोसोम जो है उसको डाइजेस्ट कर देंगे। इसको हम कहते हैं जी ऑटोफेगी। एंड लाइसोसोम आल्सो कंटेन बैक्टीरियल साइडल एजेंट। कौन कौन से बैक्टीरियल साइडल एजेंट हैं जी? लाइसोजाइम, लाइसोफेरिन एंड एसिडिक पीएच। अब लाइसोसोम क्या करेगा जी? ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को जो है डिस्ट्रॉय करेगा। लाइसोफेरिन क्या करेगा जी? ये आयरन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, एंड अदर सब्सटेंसेस बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। इसके अलावा एसिड क्या करेगा जी? एसिडिक पीएच क्या करेगी जी? ये इनएक्टिवेट कर देगी किस चीज़ को? बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। तो ये लाइसोसोम को जो है फंक्शन हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus क्या क्या चीज़ें बनाते हैं सेल की, ठीक है। पहले हम देखते हैं जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। ये सेल है, इसके बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, जहरी सी बात है वो प्रोटीन्स बनाएगा, कि सिंथेसिस कराएगा। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड की जो है सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से लिपिड जी? फॉर एग्जांपल फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, अब इसकी एक और खसूसियत भी है। दीज लिपिड, जो फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल हैं, ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं किसके साथ दी? विद द लिपिड बाय लेयर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब ये एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बन रहे हैं, और दूसरा इन्हीं की मेम्ब्रेन के साथ जो है ये ऐड हो रहे हैं। जब इन मेम्ब्रेन के साथ ऐड होंगे तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइज़ को जो है इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक हो गया। जैसे ही इनका साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इस साइज़ को जो है वापस अपने ओरिजिनल प्लेस पे कैसे लेके आते हैं? टू कीप द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रोथ बियॉन्ड द नीड ऑफ द सेल, स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल और ट्रांसपोर्ट वेसिकल आर फॉर्म्ड एंड ब्रेक अवे फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जब ये साइज़ में बड़ा हो जाएगा तो उसके नतीजे में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स बनेंगी। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरफ मूव करेंगे जी? गोल्गी apparatus की तरफ मूव करेंगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 पे है जी ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। जब सेल को जो है एनर्जी की नीड होती है तो उस वक्त जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में जी? ग्लूकोज में, ठीक है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर एग्जांपल ड्रग, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन में भी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। ये तो हो गया जी फंक्शन किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हम देखते हैं जी गोल्गी apparatus का। अच्छा, गोल्गी apparatus का फंक्शन देखें जी। गोल्गी apparatus का नंबर 1 फंक्शन क्या है जी? प्रोसेसिंग ऑफ द सब्सटेंसेस ऑलरेडी फॉर्म इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सब्सटेंसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रही हैं, इसके बाहर जो गोल्गी apparatus है, ठीक है, जब यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल बनी, वो कहाँ पे प्रोसेस होंगी जी? किस में? गोल्गी apparatus में। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो प्रोटीन्स बन रही है या लिपिड बन रहा है, उन प्रोटीन्स या लिपिड्स को गोल्गी apparatus जो है इनमें कार्बोहाइड्रेट करेगा, और कार्बोहाइड्रेट करके इनको प्रोसेस करके इनको जो है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर देगा उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स को, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में भी अपना रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल हेलोरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटन सल्फेट, ठीक है। अच्छा, अब इनका क्या फंक्शन है जी? हेलोरोनिक एसिड का और कॉन्ड्रोइटन सल्फेट का जी, ये हैं जी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस सेक्रेटेड इन म्यूकस एंड अदर ग्लैंडुलर सेक्रेशन, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 जी components of ground substances in interstitial space act as filler between the collagen fibers and cells. And number 3 principal component in the bone
कार्टिलेज, ठीक है। नंबर 4 सेल एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन, इसमें भी ये अपना जो है ये 2 मॉलिक्यूल अपना रोल प्ले करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। अच्छा, नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं जी सेक्रेटरी वेजिकल। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह एंडोप्लाज्मेटिक कॉलम से एंडोप्लाज्मेटिक कॉलम वेजिकल्स बनी, इस तरह गाल्जी अपरेटस से भी गाल्जी वेजिकल बनेगी, उनको हम कहेंगे जी सेक्रेटरी वेजिकल। एंड लाइसोसोम्स आल्सो फाउंड बाय द एंडोप्लाज्म बाय द गाल्जी अपरेटस, ठीक हो गया। एंड नंबर 4 पे फंक्शन क्या है जी, रिप्लेनिश द सेलुलर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग पैनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। ये थोड़ा समझने वाला है, ये क्या करते हैं जी, रिप्लेनिश करते हैं किसकी जी, सेलुलर मेम्ब्रेन्स की। देखें, जब पैनोसाइटोसिस में जब मेम्ब्रेन ने इन्वेजिनेट किया था और एक वेजिकल जो है अंदर की तरफ मूव की थी, ठीक है, और इधर जो स्पेस खाली बच गई थी, जो मतलब कि जो मेम्ब्रेन इस वेजिकल के बनाने में मौजूद हुई थी, इस मेम्ब्रेन को जो है दोबारा रिप्लेनिश करने के लिए कौन सी ऑर्गेनेल अपना रोल प्ले करती है जी, गाल्जी अपरेटस, ठीक है। रिप्लेनिश द सेलुलर मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग पैनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, ठीक है, इसको जो है दोबारा जो है वो रिप्लेनिश कर देती है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे हम डिस्कस करते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत सिंपल है जी, यानी कि ये क्या है जी, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या किस तरह पावर हाउस है जी, देखें, जब हम कोई भी खुराक खाते हैं, ठीक है, उस खुराक में क्या होता है, या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या प्रोटीन होता है, या लिपिड होता है। हम मतलब कोई फूड खा रहे हैं, ठीक है, वो उस फूड में या तो कार्बोहाइड्रेट होंगे, या प्रोटीन होगा, या लिपिड होगा। अच्छा, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, लिपिड को फैटी एसिड में। अच्छा, देखें आप, जो ग्लूकोज है ना, ये जब हमारे सेल के अंदर इंटर होगा तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्लूकोज की होगी ग्लाइकोलाइसिस, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। उस ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में एटीपी से जो है एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है क्या है जी, पायरुविक एसिड। या फिर पायरुविक एसिड जो है जब इंटर होगा किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होगा तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है फर्दर क्रैब साइकिल स्टार्ट करेगा, और उसके नतीजे में जो है सेल एनर्जी जनरेट करेगा एटीपी की सूरत में। सेम इसी तरह अमाइनो एसिड और फैटी एसिड भी जो है साइटोप्लाज्म के अंदर आके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये एसिटिक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है क्रेब साइकिल में एंटर होगा, और उसके नतीजे में जो है हमें एटीपी की सूरत में एनर्जी मिलेगी। ये सिंपल प्रोसेस था, ठीक है। अब इधर बताया हुआ है एटीपी, अगर एटीपी से मतलब एक फास्फेट बॉन्ड जो है टूटता है तो कितनी एनर्जी हासिल होती है। एटीपी ईच हाई एनर्जी बॉन्ड कंटेन 12,000 कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी। 95% एनर्जी इज मेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अब इधर लिखा हुआ है यूजेस ऑफ एटीपी, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल पैनोसाइटोसिस, अभी हमने डिस्कस किया है कि पैनोसाइटोसिस के लिए जो है एटीपी की जरूरत होती है। सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड मैकेनिकल वर्क, फॉर एग्जांपल एनर्जी नीडेड ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, ठीक हो गया। ये तो हो गया एटीपी का यूज़। अब हम डिस्कस करते हैं जी अमीबाइड मूवमेंट एंड सिलरी मूवमेंट। अमीबाइड मूवमेंट क्या है जी, दिस मूवमेंट इज डन बाय द प्रोट्रूजन ऑफ सोडोपोडिया फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेल। ये कोई सेल है ना, ठीक है, अब इसका जो है ना एक हिस्सा इस तरह प्रोट्रूड कर जाएगा, एक हिस्सा जो इस तरह प्रोट्रूड कर जाएगा, ठीक है, और इस तरह जो है एक सोडोपोडिया बन जाएगा, ठीक है। जब सोडोपोडिया बन जाएगा तो उसके बाद जो है सर्फेक्स के साथ अपने आप को जो है सक कर लेगा, जो है अपने आप को मजबूती से जो है स्टेबल कर लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये दोबारा जो है पीछे से ये वाली साइड इधर मूव करेगी, देन फिर जो है एक सोडोपोडिया बनेगा, ठीक है, इस तरह करके एक सेल मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स फॉर एग्जाम्पल मोनोसाइट, ठीक है। अब कौन से सेल जो है हमारी बॉडी में अमीबाइड मूवमेंट करते हैं जी, वाइट ब्लड सेल्स। कब करते हैं, जब वाइट ब्लड सेल्स ब्लड से कहाँ आ रहे होते हैं जी, ब्लड से कहाँ आ रहे होते हैं जी, टिश्यू में, उस वक्त जो है ये कौन सी मूवमेंट करते हैं जी, अमीबाइड मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा एटीपी इज यूज ड्यूरिंग अमीबाइड मूवमेंट। नंबर 2 सेल आल्सो मूव टुवर्ड्स कीमोटैक्टिक सोर्स। अगर सेल जो है उस कीमोटैक्टिक सोर्स की तरफ मूव करेगा उसको हम कहेंगे जी पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। अगर जो है सेल अपोजिट से उस कीमोटैक्टिक सोर्स से अपोजिट मूव करेगा तो उसको हम कहते हैं जी नेगेटिव कीमोटैक्सिस। सपोज
ये हमारे पास ब्लड वेसल है, इसके अंदर मोनोसाइट पड़ा है, इधर पड़ा है जी कोई बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को हमने करना है इनगल्फ। अगर ये मोनोसाइट इस बैक्टीरिया की तरफ मूव कर रहा है, इसको इनगल्फ करने के लिए ये कौन सी मूवमेंट कर रहा है जी, अमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है। वाइट ब्लड सेल कौन सी मूवमेंट कर रहे हैं, अमीबॉयड मूवमेंट, ये मूवमेंट कर रहा है, इसको हम कहते हैं जी पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। अगर ये इससे अपोजिट जा रहा है फिर हम इसको कहेंगे जी नेगेटिव कीमोटैक्सिस, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं जी सिलरी मूवमेंट। व्हाट आर द सिलरी मूवमेंट? सिलरी मूवमेंट आर द व्हिप लाइक मूवमेंट ऑफ सेल्स। ये कहाँ पे होते हैं जी, अकर ऑन द रेस्पिरेटरी सरफेस एंड आल्सो इनसाइड सरफेस ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्स। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं सीलिया का। एक सीलिया के अंदर 9 डबल मैक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, 9 डबल मैक्रोट्यूब्यूल्स, ये मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं, डबल मैक्रोट्यूब्यूल्स, और 2 सिंगल मैक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो और इस कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी एक्सोनीम, ठीक हो गया। तो ये सिंपल सिलरी मूवमेंट था और अमीबॉयड मूवमेंट था, ठीक है।